टेक्नोलॉजी। अब उसमें जो हाउ टू मेक कॉपीज ऑफ जीन्स यानी क्लोनिंग ऑफ जीन्स के रेफरेंस से अब आपने नेक्स्ट जो है क्या देखना है, पीसीआर क्या होता है यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको आप क्या कहते हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। अब ये जो टेक्निक है बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम एम्प्लीफिकेशन की जाती है। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, कॉपीज बनाना। यानी कॉपीज का मतलब क्या होता है, जैसे टेक्निकली आप क्या कहते हैं इसके, क्लोन। क्लोन भी किसे कहते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज को कहते हैं। तो बेसिकली इसमें हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं किसी भी जीन की। क्लोनिंग किस चीज़ की करेंगे, किसी भी जीन की या पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए के टुकड़े की क्या करेंगे, इसमें हम कॉपीज बनाएंगे। कॉपीज जो बनाई जाती हैं याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये थाउजेंड्स भी हो सकती हैं और इवन ये मिलियंस की तादाद में आप ये कॉपीज बना सकते हो। और इसके लिए टेक्निक मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, कौन सी थी, दैट वाज इन विट्रो कहलाती है। इन विट्रो यानी कहाँ पर होगा, ग्लासवेयर में होगा। ग्लासवेयर से मुराद क्या होगा, लैब में होगा, लेबोरेटरी में आपकी प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। अब इसमें देखिए कि इसको पॉलीमरेज रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें पीस ऑफ डीएनए को बार बार अगेन एंड अगेन क्या किया जाता है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसकी कॉपीज बनाते हैं। तो अब देखिए ना, इसको चेन रिएक्शन कहने की वजह क्या होती है, इसको चेन रिएक्शन कहने की वजह क्या होती है, चेन रिएक्शन कहने की वजह ये होती है कि ये जो रिएक्शन होता है ना, याद रखिएगा ये ओवर एंड ओवर अगेन, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये चेन रिएक्शन कहलाता है। ये क्या होता है, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार रिपीट होता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन का नाम दिया जाता है, इसलिए इसको चेन रिएक्शन आप कहते हैं। तो जहाँ तक इसमें रेफरेंस आपको देना है, साइंटिस्ट का भी हवाला देना है, तो भी आप रेफरेंस दोगे कि इसके लिए कैरी बी मोलेस, नेम ऑफ द साइंटिस्ट कैरी बी मोलेस जो है, इसने 1983 में ये पीसीआर टेक्निक जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई थी, डेवलप किया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रोसीजर। तो ये याद रखिएगा, पीसीआर जो होता है क्या होता है, बेसिकली ये इंतहाई स्पेसिफिक होता है, यानी वेरी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक से मुराद जो लेस देन वन पार्ट, आप कह सकते हो कि इसमें टारगेटेड सीक्वेंस जो होता है ना, वो लेस देन वन पार्ट हो सकता है इन अ मिलियन ऑफ द टोटल डीएनए सैंपल, यानी मिलियन ऑफ द टोटल डीएनए सैंपल का लेस देन वन पार्ट होता है जिसको हम टारगेट करते हैं इस प्रोसीजर में, इस प्रोसीजर में यानी पीसीआर में। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल जीन जो होता है, जो कि स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है अमंग ऑल द ह्यूमन जीन्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी कॉपीज बना सकते हैं, किसके जरिए, पीसीआर के जरिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए हम इसकी कॉपीज बना सकते हैं। तो अब इसमें देखिए कि जो इसमें जो आप आके इसका
प्रोसीजर की तरफ जाते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से इसको हम परफॉर्म करते हैं, ये अब हमें आगे चलकर देखना है। लेकिन एक और बात हम साथ साथ बताते चले कि जो पीसीआर है, एक हमने पढ़ा था इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीन क्लोनिंग के हवाले से, ये उसकी वही कहलाता प्रोसीजर है, ये कहलाता प्रोसीजर है। बस इसमें दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में याद रखना स्टूडेंट्स ये होता है कि इस हमने दोनों दोनों में क्या करना होता है, कॉपीज बनानी होती है डिजायर जीन। फर्क सिर्फ ये होता है कि एक को आप इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी किस में कर रहे होते हैं, उसमें इन विवो कर रहे होते हैं, और ये जो होता है बकायदा ग्लासवेयर में हो रहा होता है। तो ये बेसिकली उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है कि हम कह सकते हैं। जीन क्लोनिंग जो है उसको यूज़ किया जाता है जब बहुत बड़ी तादाद में, लार्ज क्वांटिटी में जीन और प्रोटीन रिक्वायर्ड हो, तो उसके लिए फिर आप जीन क्लोनिंग ही करते हो। जबकि पीसीआर जो यूज़ किया जाता है वो फिर उसके मुकाबले में यानी जीन क्लोनिंग के मुकाबले में कम तादाद में, अगर आपको चाहिए हो क्या चीज़ जीन्स, कंपेरेटिवली कम तादाद में जीन्स चाहिए हो, तो फिर आप पीसीआर यूज़ करते हो। तो ये पॉइंट बड़ा अहम है यूएचएस सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि पीसीआर को, और जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हिसाब से जीन क्लोनिंग की बात कर रहे होते हो किसमें, इन वीवो में, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि पीसीआर बहुत बहुत रैपिड प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा तादाद जीत की बनती है। लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पीसीआर जो है ये रिप्लेस नहीं करता क्लोनिंग को। अब भी क्लोनिंग को यूज़ किया जाता है जब भी लार्ज क्वांटिटी में जीन आपको चाहिए हो और या प्रोटीन प्रोडक्ट चाहिए हो, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वही ट्रेडिशनल मेथड क्लोनिंग का यूज़ करते हैं इसका। ठीक है जी, और जीन क्लोनिंग का यूज़ करते हैं। जबकि पीसीआर जो यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, जीन इन स्मॉलर क्वांटिटीज़। ये अब याद रखना है दोनों में आपको कि स्मॉलर क्वांटिटी कंपैरेटिवली किसके मुकाबले में, जीन क्लोनिंग के मुकाबले में पीसीआर में स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ जीन प्रोड्यूस की जाती है। अच्छा जनाब, अब इसमें आपने क्या करना है आगे कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप आपको बतानी होगी, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है ये, इसमें आपको स्पेशल खास किस्म का एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसको नाम दिया जाता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज का नाम दिया जाता है, टैग पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है पीसीआर में, जो कि ख़ास किस्म का एंजाइम है जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। यानी इसको हम कह सकते हैं टेम्परेचर टॉलरेंट एंजाइम। टेम्परेचर टॉलरेंट एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, जो कि खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, गर्म पानी के चश्मों में पाए जाते हैं। उसको क्या नाम देते हो आप, थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, आपके पास बैक्टीरिया है जो कि हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के चश्मों में पाए जाते हैं। यानी गर्म पानी के चश्मों से मुराद क्या होता है, हॉट स्प्रिंग का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। टेम्परेचर हाई से मुराद क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर टेम्परेचर होता है। तो लिहाजा इन बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है जी, और बॉइलिंग टेम्परेचर पर भी ये इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसलिए हम क्या कौन से यूज़ करते हैं एंजाइम, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ह्यूमन बींग का इसलिए यूज़ नहीं किया जाता कि ह्यूमन बींग का जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, अब जो है हमारे बॉडी की जो एंजाइम्स हैं ये ऑब्वियसली उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर भी क्या होगा, 37 होगा। लिहाजा हम अपनी बॉडी का ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए वो डी नेचर हो जाएगा
क्योंकि जब आपने डीनेचर करना होगा डीएनए को, उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, यानी 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो इस हाई टेम्परेचर पे तो क्या होगा कि हमारा जो बॉडी का जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या होगा, डीनेचर हो जाएगा। इसलिए हमें कौन सा चाहिए होता है, टेम्परेचर टॉलरेंट एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हम थर्मस एक्वेटिकस से हासिल करते हैं। अब इसमें देखिए कि पीसीआर के लिए जो डीएनए टेम्पलेट के जहाँ तक ताल्लुक है, उसको एम्प्लीफाई करना है, इसका आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए आप क्या करते हो कि जो डीएनए है, डीएनए के स्ट्रैंड्स को हम क्या कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। डीएनए के स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट्स का नाम दिया जाता है, दिया कार्ड टेम्पलेट। आपको मालूम हो कि एक आपने पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशन और ये है पीसीआर, दोनों में बेसिकली डीएनए की कॉपीज बन रही थी। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में कंटिन्यू, इसमें क्या होता है कि इसके दोनों स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, दोनों में कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है। जबकि आपने जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ा उसमें एक में बताते हैं कंटिन्यूस, दूसरे में क्या होता है डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन, यानी कि इसमें एक में लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, दूसरे में लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। आप समझ लीजिए कि इसमें दोनों कौन से स्ट्रैंड बनेंगे, दोनों लीडिंग स्ट्रैंड बनेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड इसमें नहीं बनता, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स वगैरह इसमें नहीं बनते। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहरहाल अब इसमें आपको न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड होती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, और डी एन टी पीज आपको रिक्वायर्ड होती है, डी एन टी पी, यानी डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये आपको रिक्वायर्ड होती है इसमें, ठीक है जी। और इसी तरह से ये आपको इसमें रिक्वायर्ड होता है, प्राइमर भी रिक्वायर्ड होता है। अब प्राइमर में जो आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपने स्टडी किया हो, यहाँ पे प्राइमर जो आपको रिक्वायर्ड है ये 20 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होगा, याद रखिएगा। ये आपके पास कितना 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिक्वायर्ड होता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसका, डीएनए का, डीएनए के स्टार्ट पॉइंट का। तो लिहाजा ये आपको 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या रिक्वायर्ड है, इसमें प्राइमर भी रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरह इसको, ये जितने भी आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको आप पीसीआर मिक्सचर बनाते हो, जिसको आप रिएक्शन मिक्सचर का नाम भी देते हो, पीसीआर मिक्सचर, जिसको आप रिएक्शन मिक्सचर का नाम भी देते हो। ये इसमें चीज़ें लोड की जाती है, फिर पीसीआर मिक्सचर को एक इंस्ट्रूमेंट में रखा जाता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड व्हाट, थर्मोसाइक्लर, थर्मोसाइक्लर। ये बकायदा बेसिकली क्या है थर्मोसाइक्लर, ये पीसीआर मशीन है जिसको हम यूज़ करते हैं इस के लिए। अब थर्मोसाइक्लर का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, हीट को जब आप मेजर करते हो टर्म्स ऑफ स्टैंडर्डाइज यूनिट, उसको आप क्या कहते हो, टेम्परेचर। तो बकायदा ये ख़ास टेम्परेचर की क्या होती है, साइकिलिंग हो रही होती है कि जिसमें आप क्या करते हैं, जो डिफरेंट स्टेप है पीसीआर के, वो उसमें बकायदा टाइमिंग के साथ चल रहे होते हैं। तो लिहाजा ये हमें मालूम है, तो इसलिए इसको थर्मोसाइकिल का नाम देते हैं। रेगुलेट करता है बकायदा टेम्परेचर को डिफरेंट स्टेप्स के दौरान पीसीआर के रिएक्शन में, ताकि हम उसको स्टेप बाय स्टेप टाइमिंग के साथ लेकर चल सकें। अब जहाँ तक इसके प्रोसीजर का ताल्लुक है, तो आपको मालूम हो कि इसके मेजर स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप इसमें होता है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, डीनेचर कर देना किस चीज़ को, डीएनए को, ठीक है। इसके बाद आप बताते हो प्राइमर एनीलिंग होता है इसमें, प्राइमर एनीलिंग। फिर तीसरा स्टेप आप बताते हो इसका पॉलीमराइजेशन का, पॉलीमराइजेशन, जिसको आप और क्या कहते हो, एक्सटेंशन का नाम भी देते हो। तो ये तीन मेजर स्टेप्स हैं इसके पीसीआर प्रोसीजर के।
तो अब इसमें देखिए कि हर स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, बकायदा स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है जी, ताकि स्टेप बाय स्टेप जो है ये प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो सके। और मशीन मैंने आपको पहले बताई है कौन सी यूज़ होती है इसमें, थर्मो साइक्लिक मशीन हम इसमें यूज़ करती है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें वो टेम्परेचर दिया जाए जिसमें डीएनए जो है दो स्ट्रैंड उसके जो है उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए। इसको हम हीट करते हैं डीएनए को स्पेसिफिक टाइम के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें आप देखें कि अगर हमने डीनेचुरेशन करना है तो डीएनए जो है, डीएनए का जो भी हमने सैंपल लिया हुआ है, इसको आप क्या करते हो, हीट करते हो। ये तकरीबन 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको हीट करते हो, ताकि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए कहलाता है। फिर आपके उसके बाद नेक्स्ट प्राइमर एनीलिंग हमने बताया था। प्राइमर एनीलिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें आपने दो प्राइमर यूज करने होते हैं। यानी प्राइमर एनीलिंग में आपने क्या यूज करने हैं, टू प्राइमर्स आप यूज करते हो। पहला कौन कौन से होते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड प्राइमर, और दूसरा इसमें कौन सा होता है, बैकवर्ड प्राइमर, बैकवर्ड प्राइमर। तो दो तरह के आप प्राइमर इसमें यूज करते हो। एनीलिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एनील का मतलब होता है हाइब्रिडाइज करना। हाइब्रिडाइज करना, हाइब्रिडाइज के बाद क्या होता है, इसको डीएनए के स्ट्रैंड के साथ इसको अटैच करना, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट के साथ उसको अटैच करना, उसके जहाँ भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री रीजन हो। तो आमतौर पर लोग कंपैरेटिवली इसमें क्या करते हैं, पहले आप हीट करते हो, फिर उसके बाद उसको करते हो कूल करते हो। अब यहाँ पे कूल का मतलब ये नहीं है कि इसको आप बिल्कुल लो टेम्परेचर पे ले जाओगे। पहले तो 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने इसको हीट किया था। कूल का मतलब इसको आप 54 डिग्री से, इसके मुकाबले में कम है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आते हैं उसको। इसका हम कहते हैं इसको, इन जनरल वर्डिंग में इसको यूज़ किया जाता है कि इसको कूल किया जाता है। कूल भी 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर जाते हैं। तो इस तरह ये टेम्परेचर कम होता है। यहाँ पे इसके लिए जो आपने डीएनए डीनेचुरेशन की बात की है, तो इसके लिए 1 मिनट टाइम याद रखना है आपने, 1 मिनट टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है जी। और कूलिंग का जहाँ ताल्लुक है तो इसमें याद रखिएगा ये 2 मिनट्स याद रखिएगा। कूल जो करना है इसको आपने 2 मिनट्स के लिए इसको कूल करना है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। इस तरह से कूल करेंगे इसको। फिर उसके बाद एक्सटेंशन होगी इसकी, यानी पॉलीमराइजेशन होगी। फाइनल स्टेप होता है इसका साइकिल का, जिसमें आप क्या करते हो कि प्राइमर एक्सटेंशन होती है बाकायदा। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, ये स्टैंड आपने डीएनए का शो किया, ये एक स्टैंड आपने शो किया, ये इसका, ये दूसरा स्टैंड है, ये दो स्टैंड है डीएनए के, ओके। अब सबसे पहले क्या होता है कि ये इसके साथ क्या होता है कि इसका, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका ये शो करते हैं कि ये 5 प्राइम है तो ये इसका 3 प्राइम है, और ये इसका 3 प्राइम है तो ये इसका 5 प्राइम है। ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले इसमें क्या चीज़ ऐड होगा, इसमें प्राइमर ऐड होंगे, प्राइमर ऐड होंगे। एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है, और ये एक क्या होगा, ये प्राइमर ऐड हो गया, ये इसमें प्राइमर ऐड हो गया। ये 3 है, ये इसका 5 है तो ये 5 है तो ये इसका क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ ऐड किया, ये प्राइमर, P4 प्राइमर, P4 प्राइमर यहाँ पर ऐड कर दिया। इसको प्राइमर 1 कर दें, इसको प्राइमर 2। ये फॉरवर्ड है, ये क्या है, बैकवर्ड इसका प्राइमर होता है। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन होगा। तो पॉलीमराइजेशन में आपको पता हो कि एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें, अभी आपको बताया गया था।
डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज जिसको कहते हैं, ये इस तरह, ये प्राइमर, ये प्राइमर, ये फाइबर, ये इसका 3 एंड, ये 3 एंड, ये इसका 5, ये इसका 3 एंड, ये 5 और ये 5 और ये 3। तो अब यहाँ से पोलिमराइजेशन जो होगी वो ये इस डायरेक्शन में होगी, ये पोलिमराइजेशन होगी इसकी इस डायरेक्शन में पोलिमराइजेशन होगी। तो ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड पोलिमराइजेशन होती है। नतीजा क्या होता है कि इससे आप देख सकते हैं इसकी कॉपी भी बन जाती है, इसकी कॉपी भी बन जाती है। फिर ये क्या होते हैं, ये एक डीएनए से कितने बन गए, 2 डीएनए बन जाते हैं। अब ये 2 डीएनए बनेंगे तो नतीजा क्या होगा कि फिर ये एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगे, एंड सो ऑन दिस प्रोसेस कंटिन्यू, 1 से 2, 2 से 4, और ये सिलसिला इस तरह से जारी रहता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक डीएनए है, ये 2 स्ट्रैंड इसके अलग हो जाते हैं, 2 स्ट्रैंड अलग होंगे, फिर इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अटैच होगा। फिर आप देखेंगे कि ये 2 स्ट्रैंड यूँ अलग होंगे, ये 2 स्ट्रैंड यूँ अलग होंगे, ये देख सकते हैं। फिर इसके साथ इसकी कॉपी, इसकी कॉपी, इसकी कॉपी, इसकी कॉपी इस तरह अटैच होगी। फिर आप देखेंगे कि ये 2 स्टैंड यूँ अलग होंगे, फिर इसकी कॉपी इसके साथ कॉपी, फिर ये 2 स्टैंड अलग हो गए, फिर ये इसकी कॉपी इसके साथ कॉपी, फिर ये 2 स्टैंड अलग हो गए, इसकी कॉपी इसकी, फिर ये 2 स्टैंड अलग हो गए, और इसकी कॉपी और ये इसकी कॉपी। देखिए एक डीएनए से 2 डीएनए बने, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन। इसको कहते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन। इस तरह से ये सिलसिला इसका चलता है। इसको हम क्या कहते हैं टेक्निकली, पोलीमराइजेशन का नाम देते हैं। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड्स बकायदा इसके 3 एंड से हमेशा याद रखिएगा। न्यूक्लियोटाइड कहाँ से ऐड होंगे, 3 एंड से ऐड होंगे। जाहिर सी बात है, गौर कीजिएगा ना, ये इसका 5 एंड है तो ये इसका प्राइमर का क्या है, 3 एंड है, तो 3 एंड से न्यूक्लियोटाइड है। तो ये 5 एंड है तो ये 3 एंड होता है, यहाँ से इसके न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। अब ये जो पोलीमराइजेशन प्रोसेस होता है इसके लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है, दैट इज 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसमें आपको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है जी। तो इसमें ये जो टाइम है तकरीबन वेट कितना पड़ता है, करना पड़ता है, जो पंजाब टेक्निकल बोर्ड के हिसाब से अगर आप जाओगे तो 1.5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा इसमें, इसके पोलीमराइजेशन प्रोसेस में। अब देखिए इसमें जो ये हो गया पोलीमराइजेशन, इसमें आपने देखा कि किस तरह से पोलीमराइजेशन एंड में क्या होगा, एक साइकिल जब कंप्लीट होगा इसका तो फिर उसके बाद ये सेकंड साइकिल में चला जाएगा, फिर टेम्परेचर ऊपर जाएगा 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर डीएनए क्या होगा, डी नेचर होगा, और फिर उसके बाद अगेन आप क्या करोगे, प्राइमर एनीलिंग करोगे, और प्राइमर एनीलिंग के बाद फिर उसके बाद क्या होगा, इसकी इलोंगेशन होगी, और ये प्रोसेस इस तरह अगेन एंड अगेन चलेगा। इसीलिए इसको हम साइक्लर का नाम देते हैं। बाकायदा ये रिपीट होता है बार बार, इस तरह से हमें कुछ थोड़े से वक्त में बड़ी तादाद में क्या मिल जाती है, डीएनए की कॉपीज मिल जाती है। तो ओवरऑल ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, इसको हम डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाता है। तो अब देखिए इसमें जो आगे चलकर मज़ीद इसमें आपको पता हो कि इसकी एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में भी हमने आगे डिस्कस करना है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। इसके अलावा स्टूडेंट एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे देखनी है वो क्या है कि इसमें एक रेफरेंस दिया जाता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली आपको पता हो वो टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट जो होते हैं किसके, मॉलिक्यूल्स के, कौन से मॉलिक्यूल्स के। याद रखिएगा इसमें सिर्फ डीएनए नहीं आता, इसमें आरएनए भी हो सकता है, इसमें कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यानी कोई लार्ज मॉलिक्यूल जिसको आप पॉलीमर कहते हो ना। हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं डिफरेंट साइज्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ पॉलीमर्स, जो पॉलीमर्स होते हैं। इसमें बाकायदा आप क्या डेवलप करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्टअप करते हो, और ख़ास किस्म का एक जेल मीडियम प्रोवाइड करते हो। एग्रोस जेल भी हो सकता है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी जेल इसमें यूज़ करते हैं। एग्रोस जेल और पॉलीएक्रिलामाइड जेल का जहाँ तक ताल्लुक है
तो एगरोस जेल यूज़ की जाती है जब फ्रेगमेंट का साइज 50 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा हो, और पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज़ की जाती है जब साइज उसका छोटा हो, इससे एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से। तो लिहाजा ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनको सॉर्ट आउट किया जाता है किस पे, जेल मटेरियल के ऊपर, और फिर जेल को जो है हम किस में रखते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में रखते हैं, और उसको कनेक्ट किया जाता है किसके साथ, पावर के साथ, और फिर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उस पर अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू होते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ इस जेल में। मूवमेंट जो होती है फ्रेगमेंट्स की, हमेशा याद रखिएगा, डिपेंड करता है किस पे, उसके लिए कई फैक्टर होते हैं। इसमें देखिए साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है जी। और फिर देखा जाता है कि जो उसमें चार्ज उस पे मॉलिक्यूल पे किस किस्म का, जैसे डीएनए का फ्रेगमेंट है तो डीएनए के फ्रेगमेंट में आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव से वो किस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेगा। तो लिहाजा आप ये कह सकते हो जो ये डीएनए का जो मूवमेंट होता है, एक और अहम पॉइंट इसमें याद रखने वाला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, कि डीएनए का जो फ्रेगमेंट मूव करता है, ट्रेवल करता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि छोटा फ्रेगमेंट जो होगा वो सबसे आगे की तरफ जाएगा और बड़ा फ्रेगमेंट जो होगा वो पीछे होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट मूव करते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अब वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ जाएगा, और लार्जर जो होगा वो उसको फॉलो करेगा, पीछे की तरफ होगा। तो ये जो मूवमेंट होती है फ्रेगमेंट्स की, ये हमने पहले बताया किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि उस पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये मूव करते हैं डीएनए के अगर सैंपल है तो लिहाजा इस तरह से ये बाकायदा मूव करते हैं जेल के ऊपर। तो डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं डिस्टिंक्ट बैंड्स की सूरत में जेल पे। फिर हमें देखना होता है, विजुलाइज करें उनको फ्रेगमेंट्स को, तो कैसे फ्रेगमेंट्स को विजुलाइज करेंगे, तो जेल को फिर हम क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट ट्रांसमिशन मीटर में रखा जाता है ताकि हम उसको ऑब्जर्व कर सकें बैंड्स को। कुछ थिक बैंड भी होते हैं, कुछ थिन बैंड भी होते हैं। थिक बैंड जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है वहाँ पे सेम साइज के फ्रेगमेंट्स की, यानी एक ही साइज के फ्रेगमेंट एक तादाद ज़्यादा होगी तो आपको थिक बैंड नज़र आएगा, और थिन बैंड जो नज़र आएगी वहाँ पे क्या होगी, उसकी कंसनट्रेशन लो होगी, किसकी, बैंड्स की। तो पर्टिकुलर साइज फ्रेगमेंट जो होते हैं वो फिर यूज़ किए जाते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, पीस जो होता है उसका जेल जिसमें वो बैंड मौजूद होता है उसको कट कर लेते हैं, और फिर डीएनए को प्यूरिफाइड किया जाता है दोबारा से। अब डीएनए बैंड जो होता है उसको हम फिर ट्रांसफ़र करते हैं जेल से। एक ख़ास किस्म की मेम्ब्रेन होती है जिसको आप क्या कहते हो, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो इस पर अपोजिट चार्ज होगा इस पर। ऑटो रेडियोग्राफी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब क्या होता है, इसमें हमें एक्सरे इमेजिंग लेनी होती है। तो इसमें आपको पता हो कि डीएनए जो होता है ये जेल में डिफ्यूज भी हो सकता है, टाइम ज़्यादा अगर हम उसमें लगाएं, तो लिहाजा बाकायदा इसको एक क्विक टाइमिंग के साथ हमें क्या करना होता है, इसको किस पे शिफ्ट करना होता है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। और उसके बाद हमें एग्जामिन करना होता है, उसकी फ़ोटोग्राफी करनी होती है ताकि हम उसके जो बैंड पैटर्न है उसको हम ऑब्जर्व कर सकें इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए। तो स्टूडेंट ये थोड़ी सी समरी मैंने इसलिए बताई है कि ये आपको पता हो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली क्या होता है। तो इसमें आपको जो की पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं कि बाकायदा ये टेक्निक है जिसमें हम सेपरेट करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट्स ऑफ चार्ज बियरिंग पॉलीमर्स को, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया या प्रोटीन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में। खास किस्म की जेल हम उसमें यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी जेल हम उसमें यूज़ करते हैं, अगर उस जेल यूज़ कर रहे हैं या पॉली एक्रिलामाइड जेल यूज़ कर रहे हैं। मालिक्यूल को हम क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, डिस्पेंस करते हैं किसके ऊपर, जेल मटेरियल पे, फिर जेल को प्लेस करते हैं किस में, इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में, और उसके बाद उसको कनेक्ट कर देते हैं पावर सोर्स के साथ।
और जब ये इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, डिफरेंट जो इसके साइज के मॉलिक्यूल होते हैं मूव करना शुरू कर देते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ, किसमें, जेल में। जो मूवमेंट होती है वो किस तरह से होती है, वो हमने बताया कि फ्रेगमेंट जो मूव कर रहे होते हैं डिपेंड कर रहा होता है कि क्या चीज़ के डीएनए के फ्रेगमेंट जो ट्रेवल कर रहे हैं, वो हमने बताया साइज पे डिपेंड करता है। साइज का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट की मूवमेंट होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ होती है। वजह क्या है कि छोटा फ्रेगमेंट सबसे आगे होगा और बड़ा फ्रेगमेंट उससे पीछे, एंड सो ऑन। तो लिहाजा मूवमेंट जो होती है फ्रेगमेंट्स की डिपेंड करेगी कि उन पे चार्ज कितना है, उसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड से, सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड, वट देखा जाता है इसमें। तो लिहाजा ये मूव करते रहेंगे और बाकायदा कंसंट्रेशन जो होती है और जेल जो होती है ये भी देखी जाती है उसमें। और इसी तरह से डिफरेंट साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं सेपरेट हो जाते हैं डिस्टिंक्ट बैंड्स की सूरत में। फिर हमने कहा था कैसे उसको देखेंगे आप, ऑब्वियसली ये विजुलाइज करने के लिए इन फ्रेगमेंट्स को जेल के ऊपर, इसके लिए बाकायदा हम क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट ट्रांसल्यूमिनोमीटर यूज़ किया जाता है और उसको ऑब्जर्व करते हैं बैंड्स को, थिक और थिन बैंड। जिन्होंने थिक बैंड हमने क्या बताया था क्यों नज़र आते हैं, थिक बैंड इसलिए नज़र आते हैं कि वहाँ पर क्या है कि सेम साइज के फ्रेगमेंट ज़्यादा होते हैं, जिससे वो आपको थिक बैंड की सूरत में नज़र आते हैं। और जहाँ पे कम होंगे थिक, उसकी कंसनट्रेशन कम होगी फ्रेगमेंट्स की, तो नतीजा क्या होगा, वो थिन बैंड की सूरत में नज़र आते हैं। फर्दर एनालिसिस के लिए हमने क्या बताया कि जेल का उतना पार्ट जो कट कर लिया जाता है और उसमें से जो डीएनए उसको हम प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो डीएनए बैंड जो होते हैं फिर उनको ट्रांसफ़र किया जाता है किस, ये जेल से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर, किसके लिए, ऑटो रेडियोग्राफी यानी एक्सरे इमेजिंग के लिए उसको अलग करते हैं। तो लिहाजा डीएनए जो होता है फिर ये भी हमने बताया था कि डिफ्यूज़ हो सकता है विद इन द जेल ओवर टाइम। तो लिहाजा इसके लिए बाकायदा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है और एग्जामिनेशन करना होता है किसी को फोटोग्राफी की जरूरत में, हमें देखना होता है कि बैंड्स का क्या पैटर्न उसमें बिल्टअप हुआ है। तो बहरहाल ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी, ये जो हम जब पीसीआर की बात करते हैं ना और उसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये बाकायदा लैब प्रोसीजर है जो कि इंतहाई अहम है, क्योंकि इसका लिंक आगे चलकर किसके साथ, आपने इसकी एप्लीकेशंस की तरफ जब जाते हो तो एप्लीकेशंस में किसका रेफरेंस दोगे, ऑब्वियसली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद इसमें, क्योंकि ये पीसीआर ये सारी जो लेबॉरेटरी टेक्निक है इनकी एप्लीकेशंस में फिर शामिल है क्या, डीएनए एनालिसिस यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी इसमें आ जाता है। तो इसका लिंक किसके साथ बनेगा, उसकी एप्लीकेशंस के साथ सारा लिंक बन जाता है। तो अब इसमें जो आपने देखना है, क्योंकि इसमें जो आपके सिलेबस में सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चलोगे तो इसमें आपने डीएनए एनालिसिस को डिस्कस करना होगा कि इसमें डीएनए एनालिसिस क्या होता है, या एनालाइजिंग डीएनए जिससे हम कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम उसको हम देते हैं। तो इसका स्टूडेंट थोड़ा सा आपको आउटलाइन बता दी जाए कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये अभी जो हमने चीज़ें डिस्कस की है ना, पीसीआर और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह, वो सब प्रोसीजर इसमें इसमें आपको नजर आएंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी नजर आएंगे। तो इसको आप क्या कहते हैं, डीएनए एनालिसिस का नाम भी देते हैं, डीएनए एनालिसिस भी इसको आप कहते हो, इसको आप डीएनए टेस्टिंग का नाम भी देते हो, ठीक है। और बाकायदा ये जेनेटिक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कराती है, इसको डीएनए आप प्रोफाइलिंग का नाम भी देते हो, डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहलाती है, ओके। तो इस तरह ये इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं आपको। कॉमन, मोस्ट कॉमन इसमें क्या होता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ही यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टेक्निक है जिसमें हम मुख्तलिफ जो लैब्स होती हैं इसमें हम इसका एनालिसिस करते हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट हो गए असेस करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें देखने के लिए कि ये क्या रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए इसमें हमें चाहिए। मेथड को जो है ये 1980s में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था बाकायदा। अब देखिए कि जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए एनालिसिस है, इसकी इसका पर्पस क्या था।
और इसकी क्या एप्लीकेशंस है, तो हमें मालूम है कि इसकी बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है आज की दुनिया में। इसको यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए सस्पेक्ट्स को, जिसका डीएनए जो है मैच हो सकता है। एविडेंस हम लेते हैं क्राइम सीन से, तो उससे किसी भी सस्पेक्ट जो होगा उसको, उसके डीएनए को मैच कर सकते हैं। आप रिसेंट न्यूज़ सुनते हैं, खबरों में आता है जनाब कि किस तरह से मैचिंग की जाती है, किस तरह से सस्पेक्ट्स को पकड़ा जाता है और किस तरह से इनोसेंट जो होते हैं उससे बच भी सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनोसेंट जो होगा उसका डीएनए उससे मैच नहीं करेगा। क्राइम सीन पे आइडेंटिफाई करना क्राइम को, और किसी कैटेस्ट्रॉफी हो जाती है, कोई कुदरती आफत आ जाती है, वहाँ पे किस तरीके से हमने, देखिए ना, आग लग जाती है तो बंदे का जिस्म का कुछ भी नहीं बचता, लेकिन क्या है कि ये डीएनए सैम्पलिंग की जाती है और डीएनए सैम्पलिंग से उसकी फिंगरप्रिंटिंग करने के बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाता है उसकी बॉडी को। एयर प्लेन जो होते क्रैश कर जाते हैं तो उसमें भी बॉडी नहीं मिलती, तो बॉडी का जो पार्ट होते हैं, कुछ भी पार्ट मिल जाए उसे सैंपल लेके डीएनए का उसका एनालिसिस करने के बाद उसके रिलेटिव्स के साथ उसको मैच किया जाता है, बाकायदा वो मिल जाते हैं तो फिर वो बॉडी उसके हवाले की जाती है। तो लिहाजा कैटास्ट्रॉफिक विक्टिम जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसी तरह से पैटर्निटी का जहाँ तक ताल्लुक है, यानी पैटर्निटी से मुराद क्या होता है कि वल्दियत की बात की जाती है कि हु इज़ द रियल फादर, हु इज़ द रियल मदर ऑफ दैट चाइल्ड। तो ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड उसकी एप्लीकेशन है, क्योंकि 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो लिहाजा समटाइम उसमें कॉमन एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो इसलिए हर पैटर्निटी को फाइंड आउट करने के लिए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ नॉट सफिशिएंट। इसके लिए फिर हम ये डीएनए एनालिसिस का जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करते हैं। इसी तरह से जो बीमारियां होती हैं, वायरल इन्फेक्शन होती हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ये टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो बहरहाल इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फाइंड आउट करने के लिए भी आप देखें, फॉसल रिकॉर्ड मिलता है, वहाँ से भी डीएनए को हम निकाल के पीसीआर के ज़रिए उसकी कॉपीज़ करते हैं, और बाकी जो उसकी हम एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि उसमें क्या, उसमें सीक्वेंस था पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे। इससे आप एवोल्यूशनरी लिंक्स आसानी से बना सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से एवोल्यूशनरी लिंक्स बन सकते हैं रिसेंट विद मॉडिफिकेशन थ्रू टाइम्स को आप बआसानी एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्रीवियस ऑर्गेनिज्म कौन से थे और विद द पैसेज ऑफ टाइम में क्या क्या चेंजेस आई। तो बहरहाल इसकी लॉट ऑफ एप्लीकेशंस हैं। मैकेनिज्म जहाँ जहाँ तक ताल्लुक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो देखिए इसमें बहुत सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। तो एक ख़ास तौर पर जो आप स्टडी करते हो वो कौन सा होता है इसमें, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, रिफ्लिप्स जिसको आप नाम देते हो, ये जो है ख़ास तौर पर यूज़ किया जाता है। ये पहला मेथड है जो कि डीएनए एनालिसिस में यूज़ किया गया, इसको हम कहते हैं, नाम क्या देते हैं, रिफ्लिप्स का नाम देते हैं। रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, यानी इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो कि कट करता है किस चीज़ को, डीएनए को स्पेसिफिक साइड से, रिस्ट्रिक्शन साइड से, तो उसमें आपको डिफरेंट लेंथ्स की क्या मिल जाती है, फ्रेगमेंट्स मिल जाती है। तो लिहाजा डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट डीएनए की प्रोड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम यूज होता है, जिसको आप क्या कहते हो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम देते हो। अब देखिए, अब इंसान की बात करें कि हर इंसान में क्या होता है, यूनिक सेट होता है किस चीज़ का, रिफ्लिप्स का, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है पर्टिकुलर एंजाइम्स की, तो हमेशा डिफरेंट तादाद होगी किसकी, और डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगी इसमें डिफरेंट होती है ऑल ह्यूमन पूरे। आप देखिए कि इवन जो आइडेंटिकल ट्रीज होते हैं उनके बारे में भी आप देखते हैं कि उनमें तो हम कह सकते हैं कि उनका डीएनए फिंगरप्रिंट सेम हो सकता है। 99% डीएनए जो होता है जितने भी दुनिया में इंसान पाए जाते हैं उनका डीएनए सेम होता है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फोकस किस किस पार्ट में किया जाता है, वो 1% जो होता है उस पर फोकस किया जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं थ्रू आउट द ह्यूमन जीनोम बाकायदा ये टेंडम रिपीट्स भी उसमें पाए जाते हैं। टेंडम रिपीट का मतलब होता है शॉर्ट रीजन होता है ऑफ द रिपीटेड डीएनए, जो कि डिफर करता है अमंग पीपल। तो टेंडम रिपीट में हम क्या करते हैं कि
जैसे मुख्तलिफ किस्म की होती है। एक वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ रिपीट, इसका शॉर्ट टेंडम रिपीट भी होता है। डिपेंड करता है कि हम उसमें कौन सा यूज़ करते हैं, क्या चीज़। टेंडम रिपीट, टेंडम रिपीट का मतलब आपको पता हो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस है ना न्यूक्लियोटाइड्स का, वो बार बार रिपीट होता है स्पेसिफिक नंबर के साथ। तो हर इंडिविजुअल में उसकी तादाद क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे एग्जांपल के तौर पर हम टेंडम रिपीट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए टेंडम रिपीट। अब टेंडम रिपीट में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टी 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 सी, 1 2 3 4 5 ये न्यूक्लियोटाइड्स आपको नजर आ रहे हैं। ये कहीं भी आप कह सकते हो रिपीट हो सकते हैं एनीवेयर। इनकी तादाद कितनी होगी, 4 से लेके 15 तक हो सकती है, 4 से लेके 15 तक इनकी तादाद होती है। किसकी, इन टेंडम रिपीट्स की तादाद हो सकती है। ठीक है जी। डिफरेंट लोगों में इसकी तादाद डिफरेंट होगी। इसी तरह से एक और होता है इसमें, जैसे मिसाल के तौर पे CGCF, शॉर्ट टेंडम रिपीट भी कहते हैं इसको। ये शॉर्ट टेंडम रिपीट जो होता है, इसकी तादाद कितनी हो सकती है, ये 5 से लेकर 50 तक तादाद हो सकती है। डिपेंड करता है हर बंदे में इसकी तादाद क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो लेंथ भी उसकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट टेंडम रिपीट जो होती है, ये साइट्स होती हैं, और रिसर्चर जो है देखते हैं कि हर पर्सन जो है वो कैरी करता है यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिपीट नंबर। हर पर्सन में एक यूनिक कॉम्बिनेशन होती है इन रिपीट नंबर की। ये नहीं होता कि हर एक किसी वो रेंज बताई गई आपको, ये इसकी रेंज कितनी बताई, 4 से लेके 15 तक है। इसकी रेंज आपको कितनी बताई गई है, दैट इज 5 to 50 है टेंडम रिपीट्स की। तो लिहाजा ये डिपेंड करता है, यानी टेंडम रिपीट का मतलब क्या होता है, जैसे ये CGC आ रहा है ना, फिर आएगा क्या, CGC आएगा, फिर क्या आएगा, CGC, फिर आएगा CGC, फिर आएगा CGC। अब ये 1 2 3 4 5 आए तो मिनिमम 5 होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, 50 होंगे। तो इसी की वजह से इसकी लेंथ बनेगी, और लेंथ के हिसाब से हर पर्सन में इसकी तादाद क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि यूनिक कॉम्बिनेशन जो होता है हर पर्सन में पाया जाता है इसका। ये जो टेंडम रिपीट का कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको क्लियर हो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में खास तौर पर फोकस किया जाता है उस पार्ट को जहाँ पर ये टेंडम रिपीट पाए जाते हैं। तो थ्रू आउट द ह्यूमन जीनोम क्या है कि ये टेंडम रिपीट पाए जाते हैं। शॉर्ट रीजन होते हैं रिपीटेड डीएनए के, जो कि डिफर करते हैं मुख्तलिफ लोगों में, एक दूसरे से डिफर करते हैं। ये सारी आपको एग्जाम्पल कोड की गई, तो इसका आपको क्लियर हो कि टेंडम रिपीट के बारे में एक आपको क्लियर होना चाहिए। अब कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल कैसे किया जाता है। कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल का जहाँ तक ताल्लुक है, उसके बारे में आपको पता हो कि एनालिसिस के लिए बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन, थोड़ा सा टुकड़ा जो होता है डीएनए का, सफिशिएंट होता है एम्प्लीफिकेशन के। क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉपीज बनाते हैं पीसीआर के जरिए, पहले ज़ाहिर है उसको हमने सेव करना, कलेक्ट करते हैं इवन कुछ, क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पर कोई स्मॉल ट्रेस ऑफ ब्लड आप हो किसी, या सेल हो बॉडी का कोई, या हेयर की रूट हो, इस तरह ये चीज़ें आप सैंपल के तौर पर आपको मिल जाए कहीं भी क्राइम सीन से, तो उसको कलेक्ट करके हम क्या करते हैं कि उसको पीसीआर के जरिए उसकी मजीद कॉपीज बना लेते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे फॉसिल रिकॉर्ड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम करनी है, वहाँ से भी आप डीएनए कलेक्ट करके पीसीआर के जरिए उसकी एम्प्लीफिकेशन करेंगे, उसकी कॉपीज बनाएंगे, और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे हम आगे चल। अब रिफ्लिप्स जो होती है, इसको किससे ब्रेक किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, डीएनए सैंपल में से पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, इसे डिफरेंट साइज के आपको फ्रेगमेंट डीएनए की मिल जाती है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। फिर मिक्सचर जो होता है रिफ्लिप्स का, इसको आप लोड करते हो किस में, जेल में। मैंने आपको पहले बताया था कि जेल दो तरह की होती है, पॉलीक्रिलाइड जेल भी होती है, और दूसरी कौन सी होती है इसमें, ये एग्रोस जेल होती है। इसमें मेनली जो आप यूज़ करोगे पॉली एक्रिलामाइड जेल यूज़ करोगे, क्योंकि फ्रेगमेंट छोटे भी हो सकते हैं, 50 न्यूक्लियोटाइड से उसकी तादाद कम भी हो सकती है। तो ये फ्रेगमेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस से गुजारोगे, फ्रेगमेंट की लेंथ डिफरेंट होगी। ऑब्वियसली हमें बताया था कि जो इसकी मूवमेंट होगी ये कैसे होती है, स्मॉल फ्रेगमेंट आगे की तरफ होंगी, और
लार्ज फ्रेगमेंट पीछे की तरफ होंगे तो डीएनए में ओवरऑल चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जेल पे जब मूव करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, तो मूवमेंट जो होगी, जब हम करंट स्टॉप करेंगे तो मूवमेंट भी स्टॉप हो जाएगी। तो लिहाजा फर्दर उसको हम ट्रीटमेंट के लिए इसका बेडिंग पैटर्न देखेंगे। डी नेचर करना होगा आपने इन फ्रेगमेंट्स को, जो भी आपने फ्रेगमेंट जेल इलेक्ट्रोप्रोसेस पे लिए उसको आप खास एक अल्कलाइन सोल्यूशन में रखोगे, और अल्कलाइन सोल्यूशन में इसको क्या करोगे, इसको डी नेचर करोगे। और डी नेचर करने के बाद डीएनए के डबल स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद आपने देखना होगा कि ये जो खास तौर पर डी नेचरेशन जो हो रही है, इससे नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिव चार्ज में ब्रेन पे इसको शिफ्ट किया जाएगा, जिसको हम टेक्निकली क्या करते हैं, ब्लॉटिंग का नाम देते हैं। फिर प्रोबिंग यूज की जाती है। प्रोब क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए का, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए टेम्पलेट का। तो लिहाजा हाइब्रिडाइजेशन उसको भी हम कहते हैं, जिसके खास तौर पर जो प्रोब होता है सिंगल स्टैंडर्ड, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द डीएनए होता है, ये फिर हम इसको यूज करते हैं। ब्लॉटिंग के बारे में आपको शुरू में भी मैंने बताया था कि ब्लॉटिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर ब्लॉटिंग किसे कहते हैं, ये बेसिकली शीट होती है नाइट्रोसेलुलोज की, ठीक है जी, जो कि प्लेस की जाती है टॉप ऑफ द जेल। और फिर उसके बाद इंटरेक्शन होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होते हैं उसमें ब्रेन से शिफ्ट हो जाते हैं नेगेटिवली चार्ज डीएनए, किसमें पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन पे। तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। डीएनए पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो ये उस पर शिफ्ट हो जाएगी, तो डीएनए की फ्रेगमेंट पे शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर मेम्ब्रेन को फिर हम क्या करते हैं, बाकायदा उसको ओवन में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे सफिशिएंट टाइम, यानी 2 घंटे के लिए तकरीबन, ताकि उस ये उसके साथ अटैच हो जाए मेम्ब्रेन के साथ। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना होता है कि लेबलिंग करनी होती है इन फ्रेगमेंट्स की। तो मेम्ब्रेन जो होती है फिर उसको एक्सपोज किया जाता है किस पे, रेडियोएक्टिव प्रोब्स पे। वो उसके साथ हाइब्रिडाइज करेंगे डी नेचर डीएनए के साथ, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ। और लिहाजा जो बच जाते हैं प्रोब, उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको हम रिंसिंग, यानी उसको फिर हम उसको वॉश आउट कर देते हैं। लिहाजा क्या होता है कि डीएनए प्रोब जो होती है, जो कि रेडियो एक्टिव होती है, लेबल के हो जाती है डिटेक्ट करने के लिए किसको, उन बैंड्स को किस दौरान एक्सरे जो हम उसकी फिल्म लेते हैं, यानी ऑटो रेडियोग्राफी जब करते हैं, तो क्या होता है कि बकायदा बैंड पैटर्न आपको मिल जाता है। तो उस बैंड पैटर्न की बेस पर ही वही उसके फिंगरप्रिंट्स, डीएनए फिंगरप्रिंट्स कहलाते हैं। उसी से फिर आपने फर्दर एनालिसिस करना होता है, कंपैरिजन करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, मैचिंग करनी होती है, वो सारा फिर उसी से रिलेटेड है। और आपको क्लियर हो कि ऑटो रेडियोग्राफी के बाद आपको बकायदा एक्सरे फिल्म मिल जाती है, वो फिर ट्रू पिक्चर होती है, जिसको आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट थोड़ा सा मैंने इसको आपको समराइज किया है, इसके डिफरेंट स्टेप्स को, कि एक तो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है उसकी फर्दर एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी उस प्रोसीजर का एक पार्ट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इसकी एप्लीकेशंस में शामिल है पीसीआर की। तो इसको ज़रा देख लीजिएगा, मैंने सारे की पॉइंट आपको समराइज किए ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग यहाँ पे अब इस स्टेज पे पूछ सकते हैं, पीसीआर से रिलेटेड, इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड। ये जो मैंने आपको टेंडम रिपीट की बात की है ना, इसके लिए मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आपको और भी मजीद आइडिया दे दूं। मिसाल के तौर पर आप देखिए, आपने एक चीज़ पढ़ी है कि इंट्रॉन और एक्सॉन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, जिसमें आप जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको रिमूव करते हैं स्प्लाइसोसोम एंजाइम की मदद से ना। तो ये देखिए मिसाल के तौर पर ये कोडिंग पार्ट है और ये नॉन कोडिंग पार्ट है, ये कोडिंग पार्ट है और ये इसका क्या है, नॉन कोडिंग पार्ट है। ये देख सकते हैं ये। अब होता ये है कि ये जो नॉन कोडिंग पार्ट है ना, ये सारा नॉन कोडिंग पार्ट है। ये मिसाल क्या है, एक्सॉन है, और ये सारा क्या इसका इंट्रॉन है। ये एक्सॉन हम शो कर रहे हैं, ये इसके एक्सॉन है, और ये क्या है, इंट्रॉन। ये इंट्रॉन जो होते हैं नॉन कोडिंग पार्ट में, ये क्या पाए जाते हैं, टेंडम रिपीट पाए जाते हैं। अब टेंडम रिपीट की मैंने बताया लेंथ जो होती है 5 to 50 जैसे बताई है। तो 5 to 50 हर पर्सन में इसकी लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है ना। तो लिहाजा आप क्या यूज करते हो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इसको कट करेगा, यहाँ से यहाँ तक कट करेगा, तो आपको ये फ्रेगमेंट मिल जाएगा।
यहाँ से यहाँ तक कट करेगा तो आपको ये फ्रेगमेंट मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कट करेगा तो आपको ये फ्रेगमेंट मिल जाएगा। तो आप देखिए ये जो नॉन कोडिंग पार्ट में जो ये फ्रेगमेंट पाए जा रहे हैं, कौन से किस चीज के, टेंडम रिपीट, जिसको हमने वर्ड क्या इस्तेमाल किया था, टेंडम रिपीट का वर्ड, ये आपको डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं ना। अब ये हर इंडिविजुअल में इसकी लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसलिए इसके लिए वर्ड इस्तेमाल क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड इसमें हम वर्ड यूज करते हैं। इसको इलेक्ट्रोफ्लोसिस से जब आप गुजारते हो, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आपने जेल रखी, कौन सी जेल रखी है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल या फिर एग्रोजेल। खास तौर पर इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज़ करते हैं। नेगेटिव पोल पर आप जब डीएनए के फ्रेगमेंट रखते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर आप ये फ्रेगमेंट रखे, ये फ्रेगमेंट डिफरेंट सैंपल है, सैंपल एक पर्सन का, ये दूसरे पर्सन का, ये तीसरे पर्सन का, चौथे पर्सन का, ये फ्रेगमेंट जो है इस तरह से मूव करते हैं। सबसे छोटा फ्रेगमेंट सबसे आगे होता है और सो और इस तरह आपको ये पैटर्न मिलते हैं, ये इसके आपको क्या मिल जाते हैं, ये मूवमेंट के साथ पैटर्न मिलते हैं। इस तरह ये जेल पे जब फैल जाते हैं, फिर इसके नेगेटिव से पॉजिटिव पोल क्यों जा रहे हैं, डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव से वो पॉजिटिव पोल की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि इसको आप किस में ब्लॉटिंग करते हो, यानी साउथर्न ब्लॉटिंग जिसको कहते हैं। फिर इसमें आप क्या रखते हो, अगर ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे रखते हो, तो सारा का सारा जो ये पैटर्न होता है वो सारा का पैटर्न किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा ये इस मेम्ब्रेन में, जिसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव, तो वो फिर उस पर शिफ्ट हो जाती है। जब उस पर शिफ्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद आप उसको क्या करते हो, बाकायदा हीट करते हो 2 आवर्स के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि परमानेंटली अटैच हो जाए, ट्रांसफर हो जाए डीएनए किस पे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें आपने लेबलिंग करनी होती है रिफ्लेक्स की, तो मेम्ब्रेन जो होती है फिर एक्सपोज होती है, रेडियो एक्टिव प्रोब्स उस पर डाले जाते हैं जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ जाकर हाइब्रिडाइज करते हैं और बाकायदा उससे अटैच होते हैं। फिर आप नेक्स्ट क्या करते हो, उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करते हो, यानी कि आप उसकी एक्सरे फिल्म ले लेते हो। तो लिहाजा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्रोब के बाद एक्सेस प्रोब को तो वॉश आउट कर देती है, और बाकी जो है हाइब्रिडाइजेशन जब हो जाती है, एक्सरे फिल्म ली जाती है, इसकी एक्सपोज किया जाता है मेम्ब्रेन को एक्सरे सोर्स के ऊपर। तो लिहाजा इसको टेक्निक को हम ऑटो रेडियोग्राफी का नाम देते हैं। बेंडिंग पैटर्न जो होता है वो बेसिकली जो ऑप्टेड होता है जेल से, वो बाकायदा क्या होता है, ये इसके डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाते हैं, एक्सरे फिल्म की सूरत में हमें नजर आते हैं। तो लिहाजा ये बाकायदा प्रोसीजर है। इसमें आपको जो चीज़ समझाने वाली थी वो यही थी कि जो 99% डीएनए तमाम इंसानों का क्या होता है, सेम होता है, 1% का डिफरेंस होता है, जिसको आप कंसीडर करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए। और इसमें ये भी आपको पता चला कि ये जो टेंडम रिपीट्स क्या होती है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स क्या होते हैं, ये सारा आपको क्लियर हो। ये बाकायदा इसमें जो प्रोसीजर में हम इसको यूज करते हैं। तो कोई क्वेश्चन इसमें अगर आपने पूछना हो तो बता सकते हो, प्लीज देख लें। एनी क्वेश्चन? अब इसमें जो आगे हमें नेक्स्ट जो डिस्कस करना होगा वो मैं आपको बताता चलूँ। दैट इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। पहले तो आपको प्रोसीजर देखना होगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू डेवलप ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, और फिर उसके बाद आपने आगे चलकर बताना होगा कि उसकी एप्लीकेशंस क्या है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की एप्लीकेशंस, ट्रांसजेनिक प्लांट्स की एप्लीकेशंस और ट्रांसजेनिक एनिमल्स की एप्लीकेशंस के हैं। और लास्ट जो टॉपिक होगा बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि यूएचएस सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, जीन थेरेपी है, उसको हम डिटेल से देखेंगे। ये ये आपके नेक्स्ट टॉपिक से। इफ यू फील एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, तो आप नोट कर लीजिएगा, तो आप फिर दोबारा भी पूछ सकते हैं। इसको फिलहाल आज के लिए इतना रखें, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।